बच्चों, बीती कक्षाओं में हमने निर्धनता को दूर करने के लिए भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए उनके संबंध में जानने की चेष्टा की। हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में तो जाना ही था, साथ में चौथी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जाना था। और मैंने आपको इस संबंध में भी चर्चा की थी कि हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कि हम पिछले वर्ष के आपके जो विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र हैं उन्हें लगभग 5 से 6 साल पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उन्हें हम देखें और हम जानें कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पर चूंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि विगत हमने शायद 15 या 20 क्लासेस पढ़ ली हैं, कक्षाओं में पढ़ लिया है, परंतु 1 या 2 से ज़्यादा विद्यार्थी आज की तारीख तक भी वीडियो नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जब आप वीडियो नहीं देख रहे तो आप चीज़ों को समझने की चेष्टा कर ही नहीं रहे। पर चूंकि मेरा कर्तव्य है कि मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि हमें पुराने प्रश्न पत्र देखने हैं हर टॉपिक के, और अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है कि सामाजिक समस्या के कौन कौन से प्रारूप भारत में उपस्थित हैं, तो उसमें से एक जो समस्या है वो निर्धनता की समस्या है, जिसके संबंध में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। सबसे पहले हमने जाना था निर्धनता किसे कहते हैं, उसके बाद हमने जाना था निर्धनता के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तत्पश्चात हमने ये भी जानने की चेष्टा की थी कि निर्धनता के कौन से कारण हैं, और साथ ही हमने ये भी जाना था कि इस निर्धनता के क्या दुष्प्रभाव निर्धन व्यक्तियों पे पड़ते हैं। देश की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ निर्धन व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब चूँकि एक राष्ट्र और समाज का कर्तव्य होता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं उनको एक आम धारा में लाके खड़ा किया जाए, जिससे ये उनका मानवाधिकार भी है, ये उनका अधिकार भी है कि वो हर सामान्य व्यक्ति की तरह से अपना जीवन जिएं, कुपोषित भोजन से दूर पोषण युक्त भोजन प्राप्त करें, अच्छा निवास स्थान जहां साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, ऐसी जगह उन्हें रहने को मिले और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति हो। ठीक है, ये सब हमने जाना, हमने विभिन्न योजनाओं को जाना, और बीते 1-2 दिनों में मैंने आपके पुराने प्रश्न पत्रों को ढूंढने की चेष्टा की। और जैसे कि मैंने उससे पहले भी कहा था कि उससे पूर्व भी मैंने कुछ प्रश्न पत्र देखे थे जहाँ पर लगातार इस तरह के प्रश्नों को मैं देखती आई हूँ कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के कौन कौन से प्रयास किए गए, या कई बार सिर्फ ये आता है कि 5वीं या 6वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को दूर करने के कौन कौन से प्रयास किए गए। अब चूंकि मैं आपको तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत विस्तार से बता चुकी हूँ, तो अगर आपका प्रश्न आता है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता को दूर करने के कौन कौन से प्रयास किए गए, तब तो आप सिर्फ तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इनका बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, कहाँ संक्षिप्त लिखेंगे। परंतु अगर सिर्फ 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात होती है या चौथी पंचवर्षीय योजना की बात होती है तो उसके बारे में आप विस्तार से लिखेंगे। और आपको भली बात विदित है कि मैंने आपको न केवल PDF नोट्स दिए हैं, अपितु चौथी और तीसरी पंचवर्षीय योजना को आपको बहुत विस्तार से समझाया है। और आज हम पढ़ेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं, 7वीं और 8वीं। तत्पश्चात मैं समझती हूँ कि मेरी ओर से अब आपने तो चूँकि एक भी कक्षाओं में लगभग मैंने जैसे कि बताया 15-20 कक्षाएं हो चुकी हैं, आपने एक भी कक्षा में अभी तक वीडियो लगभग ना के बराबर बच्चे हैं जिन्होंने देखा है। पर जब भी आप देखेंगे फिर आपको देखने के बाद समझने में अगर दिक्कत आती है तो बेझिझक आप मुझसे जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पूछ लीजिएगा। परंतु आज चूँकि आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा और तो उसके बाद अगली कक्षाओं में हम नया टॉपिक कुछ भी शुरू करने की चेष्टा करेंगे। परंतु आज जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सन 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। मैंने कि जैसा कि पूर्व में भी आपको कहा, टिप्स पे याद रखने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसमें कोई भी योजना, चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो या निर्धनता को दूर करने के लिए अन्य योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा जिनका प्रावधान किया गया, अनुमोदित किया गया, उन सारी योजनाओं का किस सन में वो आरंभ हुई इसे आप पढ़ेंगे, किस रूप में आरंभ हुई और उनका जो बेनिफिशियरी ग्रुप है
किस किस को इससे फ़ायदा हुआ। ये 2-3 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो बीच का जो कुछ भी है, जो अगर विस्तार में प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर आप टिप्स पे 2-3 चीज़ें याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत सहज हो जाता है और सब चीज़ों को लिख पाना। तो हमें यहाँ क्या याद रखना है कि सन 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई, जिसमें गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए के उद्देश्य को उच्च प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया गया। समाजवादी समाज की स्थापना, ये समाजवादी समाज की स्थापना क्या कहती है कि सबको मूलभूत आवश्यकताएं मिल पाएँ। ये एक मैं लेमैन लैंग्वेज वाली बात बता रही हूँ, हम इसके बहुत विस्तार से नहीं जा रहे कि समाजवादी समाज क्या होता है। यहाँ पर बस मूलभूत जो उद्देश्य है कि सभी लोग एक समांतर जीवन जी सकें, व्यक्ति और व्यक्ति के भेद, उसके मानवाधिकारों का हनन ना हो सके और हर व्यक्ति की जो समाज में रहता है, एक राष्ट्र में रहता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो यहाँ क्या था, इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, और इसके आधार पर क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना में एक प्रावधान दिया गया। कौन सा प्रावधान दिया गया कि ₹20 प्रति व्यक्ति प्रति मास को न्यूनतम उपभोग के स्तर को मानते हुए, देखिए न्यूनतम स्तर क्या माना गया कि लगभग एक व्यक्ति ₹20, बेटा उस समय ₹20 कब की बात है, 1974, एक अच्छा बड़ा अमाउंट हुआ करता था, एक अच्छी बड़ी राशि हुआ करती थी। तो उस समय तो आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये जो ₹20 प्रति व्यक्ति प्रति मास को न्यूनतम उपभोग के स्तर पर मानते हुए अनुमान लगाया गया कि तत्कालीन समय में, उस समय जब किस समय, 1974 में 22 करोड़ से अधिक लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिले, लाभ मिले। इस योजना में माना गया कि राष्ट्रीय न्यूनतम की धारणा वर्तमान कीमतों पर ₹40 मासिक को आधार स्तर मानती है। तो इस योजना में उससे पूर्व क्या था, ₹20 प्रति व्यक्ति प्रति मास को न्यूनतम उपभोग के स्तर को मानते हुए अनुमान लगाया था कि 22 करोड़ से अधिक लोगों को जो निर्धनता रेखा से जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको किस प्रकार से आम धारा में लाया जाए। तो इस योजना में माना गया कि राष्ट्रीय न्यूनतम की धारणा वर्तमान कीमतों पर, उस समय जो कीमत चल रही थी, देखिए ये वर्तमान कीमतों के अनुरूप राशि का अनुमान लगाने का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों, मैंने एक निश्चित कि इतना रुपए का व्यक्ति को अनाज मिलना चाहिए, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो इसके लिए स्पष्टता ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि उस समय, तत्कालीन समय में, जब जिस भी समय में इस विषय पे बात की जा रही है, तो उस समय जो महंगाई दर है, जो वस्तुओं का मूल्य है, वो क्या है। अगर मान लीजिए कि मैंने माना कि जो एक बेसिक नीड है, अगर मैं सिर्फ खाने की बात करूं, भोजन की बात करूं, कि अगर भोजन एक आम व्यक्ति एक पौष्टिक भोजन ₹40 में ग्रहण कर रहा है महीने भर में, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, और मैंने धारणा क्या बनाई ₹20 की, तो उस व्यक्ति को वो पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाएगा। तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, यह राष्ट्रीय न्यूनतम की धारणा वर्तमान कीमत थी, जो उस समय जो तत्कालीन कीमत थी, ₹40 मासिक को आधार मानकर उसका एक स्तर निर्धारण किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो दीनावस्था में हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं से दूर हैं, जिनको मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही, उनको इस जो पैरामीटर डिसाइड किया गया, जो मानदंड डिसाइड किया, उसके आधार पर बेनिफिट मिल चुके। तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि सर्वप्रथम जो ये 5वीं योजना है, इसी अवधारणा को काफ़ी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। किस चीज़ को, न्यूनतम आय की बात को। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रोजगार अपने आप में गरीबों के लिए अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने और सेवाओं को प्राप्त करने में काफ़ी नहीं था, जो रहन सहन के न्यूनतम मानदंडों के लिए आवश्यक थी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्या होगा, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने, कि अपने आपों को गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने। यहाँ
गलती से अनावश्यक वस्तु लिखने में आ गया है, ये टाइपिंग एरर है। तो यहाँ हम आवश्यक वस्तु पढ़ेंगे कि आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और सेवाओं को प्राप्त करने में काफ़ी नहीं था, जो रहन सहन के न्यूनतम मानदंडों के लिए आवश्यक था। अतः रोजगार और आय को बढ़ाने के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्यवर्धक खुराक, पीने का पानी, आवास जैसी सेवाओं पर विनियोग करना पड़ा। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो हमने कितने लोगों की बात की थी जो निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे थे? लगभग 22 करोड़ लोग। तो जो 22 करोड़ लोग अति दीन अवस्था में थे, उनके लिए 40 रुपये में भोजन मुश्किल से मिल पाता था। ये बात मैंने आपको पूर्व में कही कि हमें उस समय जो महंगाई दर है उसके अनुमान में जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रावधान दिया गया है उसकी तुलना करना आवश्यक हो जाता है। तो 5वीं योजना में 2 महत्वपूर्ण पहलू रखे गए। पहला, रहन सहन का न्यूनतम स्तर। कौन कौन से पहलू रखे गए? प्रथम, रहन सहन का न्यूनतम स्तर, और दूसरा, दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराना। इस प्रकार 5वीं योजना का लक्ष्य सामाजिक उपभोग के लिए आवश्यक प्राथमिकताओं के क्षेत्रों का पता लगाना था। ठीक है। अब इनमें से प्रत्येक पूर्ति के लिए प्रत्येक लोगों की, प्रत्येक जो निर्धनता के नीचे रह रहे हैं उन सभी की पूर्ति के लिए न्यूनतम मानदंड स्थापित करना, और इसी से जुड़ी एक और धारणा है मूल आवश्यकता। देखिए, हम बार बार मूल आवश्यकता की बात करते हैं। बच्चों, समाजशास्त्र में ऐसी अनेक अवधारणाएं स्थापित हुई हैं जिनके बारे में आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा, अब द्वितीय वर्ष में भी आप पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये धारणा उत्पन्न कहाँ से होती हैं? तो अनेक सामाजिक शोधों से इस प्रकार की, देखिए, अवधारणा कॉन्सेप्ट कब बनता है? निरीक्षण परीक्षण के बाद, शोध के बाद लोगों से। देखिए, समाजशास्त्र का जो मूल भाव है वो यही कहता है कि बिना शोध के किसी भी कॉन्सेप्ट को स्थापित नहीं किया जा सकता, किसी भी अवधारणा को स्थापित नहीं किया जा सकता। चाहे वो अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र भी यही बात करता है। तो ये मूल आवश्यकता शब्द जो पिछली अनेक कक्षाओं में मैंने आपके सामने दोहराया है, ये शब्द आया कब? ये प्रश्न भी उठता है। तो मूल आवश्यकता, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? इसका उल्लेख 1976 में ILO ने किया, इंटरनेशनल लेबर लॉ। ठीक है। तो ये संस्था है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओ से क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जिसमें मूल आवश्यकता का संबंध किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने भोजन, मकान और कपड़ा इत्यादि के ऊपर वैसे था। आवश्यक सेवाओं की उपलब्धि से हमारा आशय पीने का साफ पानी। देखिए, यहाँ याद रखिएगा, मैं आपसे ये असाइनमेंट में प्रश्न पूछूंगी, आपकी इच्छा है आप उस प्रश्न का उत्तर दें या ना दें, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, इससे ध्यान से सुनिएगा कि मूल आवश्यकताओं का संबंध किससे है। तो आपका उत्तर क्या होगा? मूल आवश्यकता का संबंध किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने भोजन, मकान और कपड़ा इत्यादि के ऊपर वैसे था। आवश्यक सेवाओं की उपलब्धि से हमारा आशय पीने का साफ पानी, सफाई, यातायात के साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा से है। किस किस से? मैं रिपीट करूं, कपड़ा, ठीक है, रहना, खाना, साफ सफाई, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी व्यक्ति के मानवीय अधिकार हैं। ठीक है। तो ये हमने किस चीज़ की बात की थी? मूल आवश्यकता की। तो ये मूल आवश्यकताओं के बारे में हम जब आपसे प्रश्न पूछेंगे असाइनमेंट में, तब आपको यही उत्तर लिख के देना होगा। अब इस योजना काल में भूमि सुधार, हरित क्रांति, सहकारिता, न्यूनतम मजदूरी, लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अब देखिए, इसमें दूसरा असाइनमेंट आपका क्या हो सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है या 4 नंबर का भी हो सकता है, ये परीक्षक के ऊपर निर्भर करता है। परंतु मैं निरंतर आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने अंक के पूछे जा सकते हैं, ये निरंतर प्रत्येक कक्षा में मैं आपको बताती हूँ। इस कक्षा में मैंने अभी तक आपको 2 प्रश्न बताए। एक, मूल आवश्यकताओं का क्या मतलब है? मूल आवश्यकताओं को हम
इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेसिक नीड्स। क्या कहते हैं, बेसिक्स नीड। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना काल में भूमि सुधार, हरित क्रांति, सहकारिता, न्यूनतम मजदूरी, लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण व जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी निवारण पर सीधा प्रहार किया गया। तो आपका दूसरा असाइनमेंट का क्वेश्चन अभी से मैं आपको बता रही हूँ, और ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, ठीक है। अब हाँ आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, जिसमें निर्धनता निवारण के लिए कौन कौन से प्रावधान भारत सरकार द्वारा किए गए, अब ये हम जानते हैं। छठी योजना की विकास विधि में कहा गया कि गरीबी की समस्या के समाधान के लिए केवल विकास प्रक्रिया पर ही आश्रित रहना युक्ति संगत होगा। ये युक्ति, देखिए, अगर कोई चीज़ विकसित होगी, कोई देश डेवलप करेगा, डेवलपमेंट के अलग अलग पैरामीटर है। अगर हम सिर्फ निर्धनता पे फोकस करेंगे तो उसे दूर करना बहुत मुश्किल है। हम जब पूर्णतः विकास की बात करते हैं, उसके अलग अलग जो पैरामीटर हैं उन पर ध्यान देते हैं, तो स्वभावतः उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव निर्धनता को दूर करने पर भी पड़ेगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया कि केवल विकास प्रक्रिया पर आश्रित रहना युक्ति संगत नहीं होगा। इसके लिए तो कुछ ऐसे नीतिगत उपाय करने होंगे जिससे न केवल उत्पादन का ढांचा जन उपयोग के पक्ष में प्रभावित होने लगे, बल्कि उत्पादन का अधिक संवितरण हो सके। देखिए, अब यहाँ दो बातें, इतनी जल्दी जल्दी मैंने बोला तो आपको लगेगा कि आपको तो कुछ समझ में नहीं आया और ये सारी बात खत्म हो गई। तो हम इसे तसल्ली से समझें। समझने का हमारा हिस्सा क्या है, 3 हिस्से अभी तक हमें समझना है कि पहला, छठवीं पंचवर्षीय योजना में ये विचार किया गया कि केवल विकास प्रक्रिया पर अगर हम ध्यान देंगे तो निर्धनता दूर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या कि इस विकास प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए, इस विकास प्रक्रिया पर चलने के लिए हमें कुछ नीतिगत उपाय करने होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसमें जो उत्पादन का ढांचा बनाया जाएगा वो जन उपयोग में होना चाहिए, एक आम व्यक्ति उसका लाभ उठा सके, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के करना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमने अभी तक 4 बातों को समझ लिया। उसके बाद क्या आएगा, और उत्पादन का संवितरण हो सके, जिससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास भी हो सके। तो श्रम प्रधान ग्राम एवं लघु उद्योगों के विकास में पर्याप्त बल दिया गया इस योजना के अंतर्गत। तो हमारी सार्वजनिक नीतियों के वितरणात्मक मतलब वितरण करने वाले प्रभाव में समाज के निर्धनतम वर्गों के पक्ष में बदलने के लिए संस्थात्मक सुधार आदि उत्साह के साथ लागू करने होंगे, ऐसा छठवीं पंचवर्षीय योजना की विकास विधि में कहा गया। आगे बढ़ें हम, और क्या कहा गया छठी पंचवर्षीय में, क्या क्या इसकी उपलब्धियां रहीं, क्या प्रयास किए गए, इसे हम जानते हैं। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के में विशेषकर जब ये पूरा एक ड्राफ्ट बनाया गया तो पिछले 3 दशकों में, देखिए पंचवर्षीय योजना तो क्या होती है 5 साल की, अब यहाँ 3 दशक की बात हो रही है, तो 3 दशक क्या हो गए 30 साल। दशक में कितने साल आते हैं, एक दशक में कितने आएंगे 10 साल। तो 3 दशकों में अलग अलग योजनाएं जो बनी उनकी उपलब्धियां, और खासकर जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी पहली से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो उसमें हुई उपलब्धियों कि क्या क्या अचीवमेंट रहे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के, और कहाँ कहाँ कमी रह गई। देखिए, उपलब्धियां जानने के बाद हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हमें लगता है कि हमने जो दिशा अपनाई है, जो नीतियां बनाई हैं वो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। लेकिन जो कमियां हैं वहाँ पर हमें उस कमियों को दूर करने के भी रास्ते मिलते हैं। इसलिए हमेशा से ऐसा होता है, प्रत्येक राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी, कि पिछली योजनाओं का एनालिसिस किया जाता है। और इस योजना का सर्वोपरि जो उद्देश्य था, मेन जो मोटिव था, दरिद्रता को समाप्त करना था। यद्यपि यह भी माना गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति 5 वर्ष की छोटी अवधि में नहीं हो सकती।
ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि इसके टारगेट इतने लंबे होते हैं और 5 साल, इसलिए निरंतर हर 5 साल में योजनाएं बनती गई और बराबर ये महसूस किया गया कि इन पंचवर्षीय योजनाओं की आने वाले कई दशकों तक आवश्यकता है। तो सिर्फ 5 साल में ये योजनाएं ना तो पूर्ण हो सकती, ना निर्धनता दूर हो सकती। तो आर्थिक विकास, बेरोजगारी का जो उन्मूलन है, आय के बंटवारे में असमानता को कम करना, ये देखिए इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आय का बंटवारा होता है उसमें जो असमानता होती है उसको कम करना बहुत अधिक आवश्यक है। दूसरा, प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता। तीसरा, समाज के कमज़ोर वर्गों की जीवन शैली को उठाना। फिर चौथा क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण पे बल दिया गया। अब देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण पे बल दिया गया था। बच्चों, ये आपको स्वयं मनन करना होगा कि हमारे पास उत्पादन के साधन कम हैं, जो हमारे संसाधन हैं वो बहुत कम हैं, चाहे वो जैविक संसाधन हो, चाहे वो मानव द्वारा बनाए गए संसाधन हो। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में वो जो संसाधन है और उसके अनुपात में जनसंख्या अगर 10 गुना 12 गुना बढ़ेगी तो किसी भी कीमत पे कोई भी राष्ट्र उस जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, निर्धनता स्वाभाविक तौर पर बढ़ती है। अब हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। इस योजना ये कब शुरू हुई थी, 1985-90। देखिएगा, हर पंचवर्षीय योजना का जो ईयर है उसको अगर आप काउंट करेंगे तो वो 5 वर्षीय निकलेगा। तो 1985-90 में ये योजना आरंभ हुई। ठीक है, अब उससे पूर्व वाली जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से आरंभ हुई थी, 1980 से 85 तक। तो ये जो 1985 से 90 में 3 चीज़ों को प्राथमिकता दी गई, वे थे खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि। याद रखिएगा, ये आपका तीसरा असाइनमेंट हो सकता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ये 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में किन 3 चीज़ों को प्राथमिकता दी गई। तो वो थी खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि। फिर बड़े पैमाने पर उत्पादनकारी रोजगार को बढ़ाने पर बल देने के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य निर्धनता के प्रभाव क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी करना और दरिद्रों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना था। अब मान लीजिए परीक्षक आपसे 4 अंक का प्रश्न पूछता है, तो फिर आप ये सारी बातें, गुणात्मक सुधार लाना, फिर निर्धनता के प्रभाव क्षेत्र में कमी करना और बड़े पैमाने पर उत्पादनकारी रोजगार को बढ़ाना, ये सारी चीज़ों को आप सम्मिलित करेंगे। निर्धनता अनुपात के 37% से 1990 तक 26% तक गिरने की आशा थी। और इस योजना में कई करोड़ रुपयों की दर के अनुसार 15,000 करोड़ रुपए जो कि थे, उसकी दर के अनुसार 348,145 करोड़ रुपए का कुल आवंटन था। तथापि ये योजना भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई थी। ठीक है, और ये हमेशा होता है कि जो टारगेट बनाया गया है उसको अचीव करना एक मुश्किल काम होता है। तो अधिकतर सभी योजनाओं में एग्जैक्टली उस टारगेट तक पहुंच नहीं पाते, तो उसके आसपास तक प्रयास किया जाता है कि जो योजनाएं बनाई गई हैं वहाँ उन टारगेट को अचीव किया जा सके। तो कृषि मोर्चे पर उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने और देश के भुगतान के संतुलन की स्थिति में इन सब चीज़ों से एक धक्का लगा था, लेकिन ये प्रयास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इस प्रयासों को आगे भी जारी रखा गया। तो 7वीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण गरीबी निवारण हेतु जवाहर रोजगार, नगरीय निर्धनता निवारण हेतु नेहरू रोजगार योजना आरंभ की गई और अन्य बहुआयामी लाभ के कार्यक्रम भी संचालित किए गए। ठीक है, ये सारी योजनाएं बच्चों में आपको पढ़ा चुके हूँ, आपको भली भांति विदित है। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आप रिकॉल कर लेंगे कि हाँ, हमने इन चीज़ों को पढ़ा है। कौन कौन सी योजना, जवाहर रोजगार, नगरीय निर्धनता निवारण हेतु, है ना, और
नेहरू रोजगार योजना और इसके अलावा महिला व बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण गरीबी निवारण हेतु कौन सी योजना शुरू गई थी? जवाहर रोजगार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी योजना के बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से बता चुकी हूँ। परिणाम स्वरूप इस योजना में गरीबी निवारण की दिशा में अपेक्षित सफलता प्राप्त हुई। देखिए, शुरुआत में कहीं परेशानी थी, लेकिन निरंतर इन प्रयासों के फलस्वरूप अपेक्षित सफलता भी मिली। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ ग्रामीण घरेलू कार्यों के लिए ऊर्जा जन वितरण प्रणाली तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई भी इस योजना में उल्लेखित थी। इस प्रकार 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसके 12 अंग थे, जिनमें 7 का उल्लेख विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा 1 का उल्लेख केवल शहरी क्षेत्रों के लिए किया गया था। अब आते हैं हम 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। यद्यपि ये योजना 1990 में शुरू हुई थी, ठीक है, परंतु केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण इससे अप्रैल 1992 से ही 2 साल बाद लागू किया गया। इस योजना में रोजगार उत्पत्ति की ओर अनेक प्रयास किए गए और अधिक पूंजी ऐसे छोटे उद्योगों में लगाई गई जिनके गहन कार्य की संभावना हो। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको निरंतर अनेक योजनाओं के बारे में पूर्व में भी बताते आई हूँ। आज मैंने आपको 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं योजना के बारे में बताया है। आशा करती हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। इससे संबंधित PDF नोट्स अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी, पर इस विश्वास के साथ कि आप जो पिछले 2 या 3 सप्ताह से बिल्कुल सुप्त अवस्था में चल रहे हैं, कुछ विद्यार्थी जागृत होंगे, पढ़ने और समझने की चेष्टा करेंगे, आपको दिए हुए असाइनमेंट को पूरा करने की चेष्टा करेंगे। 1 या 2 विद्यार्थियों ने ये प्रश्न किया था कि असाइनमेंट का उत्तर पहले ही बच्चे दे देते हैं, तो मैंने उनसे भी कहा था, आपसे भी कहती हूँ, दूसरे बच्चे क्या उत्तर देते हैं उस पर आप ध्यान ना दें। आप अपने उत्तर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखते चले जाएं। कहाँ से आप उत्तर लेंगे? अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वाभाविक तौर पर मिल जाएंगे। तो प्रयास कीजिए। अगली कक्षा में हम भारत में, देखिए अभी तक हमने मूलतः क्या पढ़ा था, सामाजिक समस्या क्या है, उसके बारे में हमने अलग अलग अवधारणाओं को पढ़ा था। और पहली समकालीन समस्या निर्धनता की समस्या के बारे में हमने अति विस्तार से चर्चा की है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए और अगर आपने सारे वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो आप हर हालत में, हर परिस्थिति में उसका उत्तर दे पाएंगे। आने वाली कक्षाओं में हम किसी और समकालीन सामाजिक समस्या की बात करेंगे। तब तक आप निरंतर जो आपको वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन्हें देखने की चेष्टा कीजिए और जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उनका उत्तर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दीजिए। धन्यवाद।